भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शुरू कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज कंपोजिशन स्कीम। इंपॉर्टेंट ये दो कारण से है। कंपोजिशन स्कीम एक बहुत पसंदीदा टॉपिक रहता है एग्जामिनर का। और दूसरी इंपॉर्टेंस की बात ये है, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ है बेटा, कंपोजिशन स्कीम में रेगुलरली अमेंडमेंट्स रही हैं। अभी भी देयर आर मैनी अमेंडमेंट्स जो आ चुकी हैं मगर उनकी डेट को नोटिफाई नहीं किया गया है। ठीक है, तो जो हमारा एग्जाम है मई जून के एग्जाम है 2019 के, उसमें जितने अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल हैं सारी मैं इस लेक्चर में आपके साथ कवर करूंगा। बट हो सकता है जब ये आप लेक्चर देख रहे हो बाय दैट टाइम देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स। ठीक है, इवन इस समय जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो अभी भी बहुत सारी अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं मगर वो अभी नोटिफाई नहीं हुई हैं। तो बी केयरफुल। जितना आपको इस लेक्चर में कवर कराया जा रहा है, जितने नोट्स आपको जो नोट्स आपको बेटा प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, दीज आर covering all these notes and videos covering all the amendments applicable for May and June 2019 एग्जामिनेशन। तो ध्यान रखिएगा। तो इसके अलावा और कोई अमेंडमेंट है वो आपको नहीं करना है। नवंबर दिसंबर 2019 के लिए जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगी, ठीक है, वो नवंबर दिसंबर स्टूडेंट को अलग से हम रिकॉर्ड करके दे देंगे। बट मई एंड जून के स्टूडेंट केयरफुल रहें, इससे एक्स्ट्रा अमेंडमेंट्स आपको कवर नहीं करनी है। एक्स्ट्रा अमेंडमेंट प्रोवाइड करेंगे एग्जाम में, मार्क्स कट जाएंगे। कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल सप्लायर। कंपोजिशन स्कीम इज एप्लीकेबल फॉर स्मॉल सप्लायर्स जिनका टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस नहीं करता है, प्लस जो स्पेसिफाइड कंडीशंस को पूरा करते हैं। कंपोजिशन स्कीम की कुछ कंडीशंस हैं, कुछ बेनिफिट्स हैं। कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड की गई स्मॉल सप्लायर्स को, अगर एक स्मॉल सप्लायर कंडीशन पूरी करता है और कंपोजिशन स्कीम में आ जाता है तो बहुत सारे बेनिफिट्स यहां पर देखने के लिए मिलेंगे। उसे टैक्स एक फ्लैट रेट से देना होगा और ये जो फ्लैट रेट होगा नॉर्मल रेट से कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा कम होने वाला है। यहां पर जो डॉक्यूमेंटेशन होंगे वो उसको कम मेंटेन करने हैं। जो रिटर्न फाइलिंग का पीरियड होगा वो एक अच्छा एक्सटेंडेड पीरियड प्रोवाइड किया गया है। ठीक है जी। देयर आर मेनी अमेंडमेंट्स जो कंपोजिशन स्कीम के डीलर को बहुत सारे बेनिफिट देने वाले हैं, बट एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर बहुत सारी अमेंडमेंट्स ऐसी हैं जो अभी नोटिफाई नहीं हुई हैं एंड अकॉर्डिंगली मई जून एग्जाम में बेटा एप्लीकेबल नहीं होंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं कंपोजिशन स्कीम। नोट्स ओपन कर लीजिए और जहां जहां नोटिंग करा रहा हूं प्लीज साथ में आप नोट डाउन करते जाइएगा। सेक्शन 10 हमारा कवर करता है कंपोजिशन स्कीम। इसमें हम 5 सबसेक्शंस को डिस्कस करने वाले हैं और साथ में रूल्स, ठीक है, जहां पर एप्लीकेबल होंगे उनको इंटीग्रेट कर चुके हैं। सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इज टॉकिंग अबाउट बेनिफिट ऑफ कंपोजिशन स्कीम और इसे हम रीड करेंगे विद रूल 7। चलिए गो थ्रू करते हैं, पहले बेसिक स्टडी करते हैं फिर डिटेल में मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग टू द कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब ऑलरेडी बेटा इस सेक्शन में ओवरराइडिंग, ठीक है, ओवरराइडिंग इफेक्ट आ गया है। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू कॉन्ट्रेरी इन द एक्ट, मतलब पूरे सीजीएसटी एक्ट में कुछ भी लिखा हो हमें फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये जो सेक्शन है ये पूरे आपके जीएसटी सीजीएसटी एक्ट को बेटा ओवरराइड करने वाला है। ठीक है, notwithstanding anything to the contrary contained in act but subject to provisions of subsection 3 and subsection 4 of section 9। मगर ये सेक्शन मतलब सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को ओवरराइड नहीं करेगा। मतलब जब हम कंपोजिशन स्कीम को पढ़ रहे हैं तो बेटा सीजीएसटी एक्ट के बाकी सारे प्रोसीजर को हम ओवरराइड कर देंगे, हम उनको ध्यान नहीं रखेंगे। उनकी रिटर्न फाइलिंग का टाइम क्या है, उनका रेट क्या है, प्रोसीजर क्या है, नहीं, जो यहां लिखा है उसी को हम फॉलो करने वाले हैं। हाउएवर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को आपको ध्यान में रखना है। इसके बारे में मैं आपको कवरेज करूंगा आगे। ठीक है, अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1 crore rupees
ये 1 करोड़ की लिमिट भी ऑलरेडी बढ़ाई जा चुकी है। पहले ये 50 लाख रुपए से शुरू हुई थी, फिर उसको 1 करोड़ किया गया। ठीक है, इसकी लिमिट को 1,50,00,000 किया जा चुका है, मगर हमारे मई एंड जून एग्जाम में बेटा ये एप्लीकेबल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो जो अमेंडमेंट है नोटिफाई नहीं हुई, अमेंडमेंट आ चुकी है, उसकी डेट नोटिफाई नहीं है, तो 1,50,00,000 की लिमिट आ चुकी है, बट अभी तक इवन व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर वो नोटिफाई नहीं हुई है, अकॉर्डिंगली हमारे एग्जाम में बेटा एप्लीकेबल नहीं है। सो a registered person whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1 crore rupees may opt to pay tax under composition scheme. May opt, इसका मतलब बेटा ये है जो कंपोजिशन स्कीम है ये कंपल्सरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। जो कंपोजिशन स्कीम है ये ऑप्शनल है। अगर सप्लायर कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसको अप्लाई करना पड़ेगा, अगर वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करता तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल टैक्स पेयर की कैटेगरी में ही रहेगा। So a registered person whose aggregate turnover ATO को डिस्कस करेंगे, whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1 crore may opt to pay tax under the composition scheme। तो पूरे CGST एक्ट को ओवरराइड कर रहा है ये सेक्शन, मगर सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब चाहे आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो ही क्यों ना कर रहे हो, आपको सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 को फॉलो करना जरूरी है। ठीक है जी। कौन कर सकता है? एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 1920 में कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहता हूं तो मुझे टर्नओवर किसका चेक करना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर 18-19 का। ठीक है जी। अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19, ठीक है, 18-19 में कंपोजिशन स्कीम फॉलो करना चाहता हूं तो मुझे टर्नओवर कहां का चेक करना पड़ेगा? फाइनेंशियल ईयर 2017-2018 का टर्नओवर मुझे चेक करना होगा। ठीक है जी। तो ये भी हमारे एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर का बेटा टर्नओवर चेक करना होता है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर आपको चेक करना होगा। ओके। और टर्नओवर क्या चेक करना है? एग्रीगेट टर्नओवर। टर्नओवर इज डिफरेंट, एग्रीगेट टर्नओवर इज डिफरेंट। एग्रीगेट टर्नओवर को डिफाइन किया गया है। एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग क्या है? ध्यान से पढ़िएगा। एग्रीगेट टर्नओवर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, एग्रीगेट टर्नओवर मींस aggregate value of all taxable supplies excluding value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। ठीक है, तो जितना आपका टैक्सेबल टर्नओवर है, मतलब जो आपकी आउटपुट सप्लाईज हैं, जो आपकी आउटवर्ड सप्लाईज हैं, उन्हें कवर करना है। अगर आपने कोई सप्लाईज रिसीव की हैं जो आरसीएम में कवर है, आरसीएम में कवर है मतलब उसके ऊपर जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी सप्लायर की है, मगर इसे टैक्सेबल एग्रीगेट टैक्सेबल टर्नओवर में कवर नहीं किया जाएगा। एग्जेम्प्ट सप्लाईज मजेदार चीज है, एग्रीगेट टर्नओवर में एग्जेम्प्ट सप्लाईज भी आपको कवर करनी है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई, तो इसमें आपको एक्सपोर्ट भी कवर करना है, प्लस इंटर स्टेट सप्लाईज। तो आपने जो लोकल सेल्स की है, लोकल सप्लाई की है, केवल उसे ही कवर नहीं करना, आपको जो लास्ट ईयर का इंटर स्टेट सप्लाईज है बेटा उसे भी कवर करना होगा। ठीक है। Of a person having same permanent account number to be computed on all India basis but exclude central tax, स्टेट टैक्स, यूनियन टेरिटरी, इंटीग्रेटेड टैक्स एंड सेस। मतलब ये जो आप एग्रीगेट टर्नओवर निकाल रहे हैं ये नेट ऑफ जीएसटी होना चाहिए, मतलब इसमें जीएसटी शामिल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? पहले मैं इस लाइन को बता देता हूं, एक्सक्लूड जीएसटी। इसका मतलब यह हुआ कि लास्ट ईयर आपकी जो सप्लाई है वो थी आपके पास, लास्ट ईयर जो आपकी सप्लाई है ये आपके पास थी 90 लाख।
ठीक है। और इसके ऊपर जो आपको जीएसटी पे करना था, जीएसटी जिसमें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी दोनों शामिल है, ये आपका जो जीएसटी था ये था कुल मिलाकर आपका 12%। ठीक है। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या होगी हमारे पास, जरा ध्यान से देखिएगा। जब हमने लास्ट ईयर बात किया होगा तो 90 लाख है वैल्यू ऑफ सप्लाई, और जो जीएसटी बनकर आएगा ये आएगा बेटा 10,80,000। अगर मैं इसको टोटल कर देता हूं तो ये आता है 1,80,000। 1,80,000 मतलब ये 1 करोड़ से ज्यादा है। बट ध्यान से समझिएगा, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं तो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करते हुए हम उसमें जीएसटी को शामिल नहीं करते। क्या लिखा हुआ है हमारे पास, exclude central tax, sales tax, union territory tax, integrated tax and cess. It means we have to take ATO net of जीएसटी। इसमें जीएसटी का अमाउंट शामिल नहीं होना चाहिए। तो बेटा हमें ये 90 लाख रुपीस लेना है, हमें ये जीएसटी शामिल नहीं करना है एटीओ निकालते हुए। तो अगर आप 1,80,000 रुपए लेकर चलते हैं तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम फॉलो नहीं कर रहे, आपकी कैलकुलेशन गलत है। ठीक है। तो करेक्ट कैलकुलेशन क्या है, 90 लाख, मतलब लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये 90 लाख रुपीस है, दैट इज डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब हमारा जो सप्लायर है ही इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। पहली बात। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ इस लाइन को कवर किया है। दूसरा पॉइंट अब चेक करो, पर्सन हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। आपको जो एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन करना है ये बेटा पैन इंडिया बेसिस पर करना है, पैन इंडिया बेसिस पर करना है। इसका मतलब क्या है समझिए, मिस्टर ए का दिल्ली में एक बिजनेस है, मुंबई में एक बिजनेस है, ठीक है, और आगरा में एक बिजनेस है। मिस्टर ए इंडिविजुअल हैं और इन्होंने सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, क्योंकि इंडिविजुअल का है तो ठीक है, किसी व्यक्ति का भी परमानेंट अकाउंट नंबर होगा। तो मिस्टर ए ने 3 रजिस्ट्रेशन लिए हैं, दिल्ली में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है, मुंबई में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है और आगरा में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली में जो जीएसटी की सेल है लास्ट ईयर की, जो सप्लाई है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, जो वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई है या कहीं जो एग्रीगेट टर्नओवर है, यहां का जो एटीओ है दिल्ली का ये है 40 लाख, मुंबई का एटीओ है 45 लाख और आगरा का जो एग्रीगेट टर्नओवर है ये है 15 लाख। ठीक है। तो अब मिस्टर ए के लिए जब हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे तो बेटा क्या लिखा है यहां पर, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ब्ला 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 ऑफ पर्संस हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर टू बी कंप्यूटेड ऑन ऑल इंडिया बेसिस। इन शॉर्ट, अगर किसी व्यक्ति ने एक परमानेंट अकाउंट नंबर पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन लिए हैं, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे फॉर कंपोजिशन स्कीम तो हमें उस परमानेंट अकाउंट नंबर पर जितने भी रजिस्ट्रेशन लिए गए हैं उन सभी का टर्नओवर को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो वी कैन नॉट चेक कि दिल्ली का 40 है, मुंबई का 45 है, 15 है, पैन इंडिया टोटल टर्नओवर अंडर सेम परमानेंट अकाउंट नंबर फॉर जीएसटी रजिस्ट्रेशन कम आउट 40 प्लस, ये थोड़ा कम बैठेगा, एक काम करते हैं इसको 18 कर लो, इसको 18 लाख कर लो, तो ये होगा 40 प्लस 45 85 प्लस 18, ये हो जाएगा 103 लाख। ठीक है। 103 लाख का मतलब हुआ यहां पर बेटा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की जा सकती, कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं की जा सकती। व्हाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ लास्ट ईयर इज मोर देन 1 करोड़। हाँ, अगर ये हमारे पास होता, अगर इसको थोड़ा सा हम चेंज कर देते हैं, इसको हम चेंज कर लेते हैं, ये हम ले लेते हैं एग्रीगेट टर्नओवर 40 लाख, ये हमारे पास एग्रीगेट टर्नओवर 45 लाख है और इसको हम चेंज कर देते हैं, ये हो जाता है 15 लाख, टोटल कितना हो गया 100 लाख। 100 लाख मतलब 1 करोड़। वर्ड क्या हमारे पास था, डज नॉट एक्सीड, ठीक है, डिड नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो 1 करोड़ या उससे कम है तो कंडीशन फुलफिल हो रही है। सो इन दिस सिचुएशन एग्रीगेट टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, इट मींस एसएससी इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम।
ठीक है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और मैं यहां पर कवर कर देता हूं, रादर मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा इसके बारे में। बेटा, जो एक डीलर होता है इसके लिए कंडीशन होती है कि अगर वो कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है तो उसको सभी बिजनेस के लिए लेनी पड़ेगी जो सेम परमानेंट अकाउंट नंबर में है, अदरवाइज वो किसी के लिए नहीं ले सकता। इसका मतलब मिस्टर ए को ये ध्यान रखना है कि अगर वो दिल्ली के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता है इन करंट फाइनेंशियल ईयर, तो उसे मुंबई एंड आगरा के लिए भी कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी। तो या तो मिस्टर ए तीनों ही रजिस्ट्रेशन में कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करेगा, अदरवाइज वो किसी के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकता। तो इधर ऑल और नन, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये डिटेल में डिस्कस करूंगा मैं आगे। अभी हम कहां पर है? एग्रीगेट टर्नओवर पर है। चलो वापस आते हैं। क्लियर है ये? ओके। तो एग्रीगेट टर्नओवर में दो पॉइंट क्लियर हो गए। परमानेंट अकाउंट, अगर ऑल इंडिया बेसिस पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है तो सबका एग्रीगेट, सबका जो टर्नओवर है वो एग्रीगेट करना है। दूसरा, जब हम वैल्यू निकालते हैं उसमें हम जीएसटी शामिल नहीं करेंगे। अब वन बाय वन, एग्रीगेट टर्नओवर मींस एग्रीगेट वैल्यू ऑफ ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ऑल टैक्सेबल सप्लाईज, ठीक है, प्लस एग्जेम्प्टेड सप्लाईज। भाई एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर हम जीएसटी पे नहीं करते, मगर उसको एटीओ के लिए चेक करना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ, जब एक्सपोर्ट करते हैं तो इस पर भी हमें जीएसटी का बेनिफिट मिलता है, ठीक है, मगर इसको आपको एटीओ के लिए आपको चेक करना है। इंटर स्टेट सप्लाई को भी चेक करना है, ठीक है जी, इंटर स्टेट सप्लाईज को। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिस्टर ए फाइनेंशियल ईयर 17-18 में टैक्सेबल सप्लाई 40 लाख रुपए थी, प्लस जीएसटी 18%। एग्जेम्प्टेड सप्लाई 35 लाख, एक्सपोर्ट 15 लाख, इनवर्ड सप्लाई covered under रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 25 लाख, ठीक है, इस पर जो जीएसटी है यह है 12%। आइए चेक करते हैं मिस्टर ए का एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 17-18, सो दैट वी कैन चेक क्या ये फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं या नहीं। देखो ध्यान से, एटीओ एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होता है? एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या शामिल होता है? एग्रीगेट टर्नओवर में शामिल होता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, चाहे वो इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट है, ठीक है। तो टैक्सेबल सप्लाई हमें गिवन है 40 लाख, और ये भी पढ़ा था जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं इट शुड बी एक्सक्लूडिंग जीएसटी, ठीक है, सभी तरह की जीएसटी से बाहर। तो हम इस 18% को ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ 40 लाख रुपए लेंगे। तो हमारी जो टैक्सेबल सप्लाई होगी ये हो गई 40 लाख। एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी एटीओ के लिए होगी। एग्जेम्प्टेड सप्लाई के ऊपर मिस्टर ए ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में बेटा किसी भी तरह का जीएसटी पे नहीं किया होगा, मगर एटीओ कैलकुलेट करने के लिए ये भी हमें चाहिए। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई 35 लाख रुपीस। एक्सपोर्ट भी शामिल होता है एग्रीगेट टर्नओवर में, तो एक्सपोर्ट 15 लाख। इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम, इसको बड़ा ध्यान से पढ़िएगा। मिस्टर ए ने बेटा इस टैक्सेबल सप्लाई के ऊपर 18% का जीएसटी पे किया है, साथ में ही ये जो इनवर्ड सप्लाई मतलब एक तरीके से जो परचेज की है, ठीक है, जो आरसीएम में कवर्ड है 25 लाख, इसके ऊपर भी मिस्टर ए ने 12% का जीएसटी पे किया है।
तो मिस्टर ए ने ये 18% का जीएसटी पे किया है और साथ में इस 25 लाख के ऊपर 12% का जीएसटी पे किया है, मगर ये उनकी सेल नहीं है, ये उनकी परचेज है, ये उनकी आउटवर्ड सप्लाई नहीं है, उनकी इनवर्ड सप्लाई है। और हमें टर्नओवर की बात करनी है, टर्नओवर मतलब जो आउटवर्ड सप्लाई है। तो वहां बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है बेटा, लॉ में बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, क्या क्लियर लिखा हुआ है, दैट excluding the value of inward supplies on which tax is payable by a person on reverse charge basis। तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर डिटरमाइन करेंगे, इस एग्रीगेट टर्नओवर को डिटरमाइन करते हुए हम इसमें इनवर्ड सप्लाई को शामिल नहीं करेंगे, कवर अंडर आरसीएम। ठीक है जी। तो अकॉर्डिंगली यहां पर मेरे पास जो इनवर्ड सप्लाई है ये 25 लाख शामिल नहीं होगा, इसको क्लोज कर देंगे। ये हमारे पास टोटल आता है 90 लाख रुपीस। 90 लाख रुपीस मतलब लास्ट ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो यहां पर फॉर फाइनेंशियल ईयर 18-19 हमारा सप्लायर मिस्टर इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब मिस्टेक क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, यहां पर जो आप मिस्टेक कर सकते हैं, यहां पर लिया 40 लाख, यहां पर लिया 35 लाख, यहां पर लिया 15 लाख, और गलती से अगर आपने ये 25 लाख को बेटा ऐड कर दिया, तो जैसे ही 25 लाख को आप यहां पर ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 40, 75, 90, 115 लाख, 150 लाख। तो यहां पर आपका डिसीजन क्या होगा, लास्ट ईयर का टर्नओवर एक्सीडेड 1 करोड़ रुपीस, तो आप यहां पर कहेंगे कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता। गलत है, ठीक है। तो बी केयरफुल वाइल कैलकुलेटिंग। तो ये कैलकुलेशन गलत है, ठीक है, ये वाली हमारी करेक्ट है। डन। मीनिंग ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। चलिए, तो सेक्शन 2 क्लॉज 6 में डिफाइन किया गया है, तो बेसिक डेफिनेशन में भी कवर होता है हमारे पास। चलो, ओके। कंपोजिशन स्कीम। सो अ रजिस्टर्ड पर्सन whose aggregate turnover in preceding financial year did not exceed 1 crore may opt to pay under composition scheme। तो एक डीलर जिसका लास्ट ईयर का टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड नहीं करता, वो करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट कर सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड ही हैज टू फॉलो प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4। ठीक है, ये बाद में अभी हम कवर करते रहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेनिफिट क्या मिलेगा सर, बेनिफिट क्या मिलेगा, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। हमें बेनिफिट क्या मिलने वाला है, देखो ये जो टेबल दी गई है, ये टेबल सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 विद रूल 7, ठीक है, विद रूल 7 दी गई है। तो जो करंट एप्लीकेबल रेट है हम वही यहां पर ले रहे हैं। रजिस्टर्ड पर्सन, 3 लोगों के लिए कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड की गई है, ध्यान से देखिएगा। एक है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है सप्लायर ऑफ सर्विसेज, ठीक है, ये सिर्फ एप्लीकेबल है रेस्टोरेंट केटरर सर्विसेज पर, और तीसरा है अदर सप्लायर। अगेन जब ये स्कीम बनी थी इनिशियली, जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसे केवल एक ही सर्विस सप्लायर के लिए रखा गया था। और आपके सामने स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है और मैं भी यही पढ़ा रहा हूं कि हमारे पास फॉर एग्जामिनेशन पर्पस अभी जो सर्विस कवर है बेटा वो है केवल रेस्टोरेंट केटरिंग सर्विसेज, ठीक है। रादर इसके ऊपर अमेंडमेंट है, अब सिर्फ रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज नहीं, ठीक है, यहां पर जो अभी लेटेस्ट काउंसिल मीटिंग हुई है उसमें सभी तरह की सर्विसेज को भी कवर कर लिया गया है फॉर कंपोजिशन स्कीम। हाउएवर अभी वो नोटिफाई नहीं है और ना ही हमारे मई जून 2019 एग्जाम के लिए बेटा एप्लीकेबल है। तो अगर आप वो न्यूज में पढ़ रहे हैं और उसको अपने नोट्स में लिख लेते हैं तो एग्जाम में फंस जाओगे। तो मई एंड जून 2019 एग्जाम के लिए जो सर्विसेज हैं अंडर कंपोजिशन स्कीम वो केवल रेस्टोरेंट सर्विसेज हैं, ठीक है जी। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कंपोजिशन स्कीम प्रोवाइड की गई है, ठीक है। रेस्टोरेंट एंड केटरर के लिए कंपोजिशन स्कीम दी गई है। ये जो अदर सप्लायर है बेटा, यहां पर अदर सप्लायर का मतलब है ट्रेडर। यहां पर जो अदर सप्लायर है उसका मतलब क्या है, ट्रेडर। हम ट्रेडर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अदर सप्लायर में हम ट्रेडर को कवर कर रहे हैं, ट्रेडर, ठीक है। तो अगर हम बात करें एट प्रेजेंट जो हमारी कंपोजिशन स्कीम है, जो हम पढ़ रहे हैं कंपोजिशन स्कीम, जो कंपोजिशन स्कीम हम पढ़ रहे हैं ये किस पर है, गुड्स एंड सर्विसेज। सर्विसेज कौन सी होनी चाहिए हमारे पास,
ठीक है, केटरिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, ठीक है। और जो गुड्स है, आप अगर गुड्स में डील करते हैं तो चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या आप ट्रेडर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप गुड्स में डील करते हैं, समझिएगा, अगर आप गुड्स में डील कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं या ट्रेडर हैं। बट अगर आप सर्विसेज में डील कर रहे हैं तो आपको कंपोजिशन स्कीम केवल और केवल तभी मिलेंगी या तो आप केटरर हैं या आप रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं, ठीक है, रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं। आप मैकडी में जाते हैं, वहां पर आप ध्यान से देखिएगा, वहां पर वो कंपोजिशन स्कीम के अंदर होता है, बहुत कम टैक्स रेट होता है। रेस्टोरेंट्स में जाते हैं जो कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है, वो कंपोजिशन स्कीम में होते हैं। इसलिए जब आप जाते हैं तो उनका जो खाना है आपको बहुत सस्ता मिलता है, क्योंकि इसके ऊपर रेट 18% था, जो कहां पर आ गया, 5% पर आ गया रेट। अभी एक बार चेक करते हैं, चलिए। हाँ जी, मैन्युफैक्चरर के लिए बेटा कंपोजिशन स्कीम का रेट कितना है, 0.5% of turnover in state, 0.5% of turnover in state. रेस्टोरेंट एंड केटरर्स सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो कंपोजिशन स्कीम का रेट क्या है, ये है 2.5%, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन द स्टेट। और अदर सप्लायर मतलब ट्रेडर्स के लिए कितना है, 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज। इसके बारे में मैं अभी आपसे चर्चा करूंगा, पहले रेट को डिस्कस करते हैं। बेटा ये हम पढ़ रहे हैं सीजीएसटी एक्ट, इसका मतलब ये जो रेट प्रोवाइड किया गया है, ये प्रोवाइड किया गया है केवल सीजीएसटी का। ये रेट किसका प्रोवाइड किया गया, केवल सीजीएसटी का। और अगर मैं टोटल जीएसटी की बात करता हूं तो ये जो जीएसटी का रेट होगा, ये क्या होगा, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, ठीक है। तो अगर मैं दिल्ली का एग्जांपल लेता हूं तो भाई सीजीएसटी, अगर एक मैन्युफैक्चरर है, इसके ऊपर कंपोजिशन स्कीम का जो रेट है, कंपोजिशन स्कीम का जो रेट है वो सीजीएसटी का रेट है 0.5%। तो बेटा 0.5% सीजीएसटी, 0.5% दिल्ली जीएसटी, तो कुल मिलाकर कितना हो गया, 1%। तो इस रेट को डबल कर देना है हमें। रेस्टोरेंट एंड केटरिंग सर्विसेज, इस पर जो सीजीएसटी का रेट है वो है 2.5%। तो इसलिए जब आप मैकडॉनल्ड में जाते हैं तो वहां पर अगर आपका 100 रुपए का बिल है तो उस पर जो जीएसटी लगा होता है वो होगा सीजीएसटी 2.5%, ठीक है। एसजीएसटी जिस स्टेट में है उसका नाम लिखा होगा, जैसे दिल्ली में है तो वहां पर दिल्ली जीएसटी होगा 2.5%, मतलब 2 रुपए 50 पैसे। तो जो टोटल आपको वहां पर बिल पे करना है वो कितना पे करना होगा, वो आपको पे करना होगा 105 रुपए, ठीक है। तो कुल मिलाकर सिर्फ आप 5 रुपए का जीएसटी पे कर रहे हैं, जो कंपोजिशन स्कीम में अगर आप नहीं होते तो 18% पे करना पड़ता है, ठीक है जी। चलो ओके, 5% हमारा रेट हो जाता है इफेक्टिवली। तो ये बहुत ध्यान से करिएगा कि अगर सिर्फ सीजीएसटी का पूछते हैं, कंपोजिशन स्कीम का जो रेट है वो है 0.5%, ठीक है, 2.5% एंड 0.5%। मगर जब हम उसको मर्ज करते हैं, टोटल जो हम जीएसटी का रेट निकालेंगे तो बेटा वो कितना होगा, 1% होगा, 5% होगा और 1% होगा, ठीक है जी। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपके साथ यहां कवर कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं बेटा मैन्युफैक्चरर की और रेस्टोरेंट की, मैन्युफैक्चरर की एंड रेस्टोरेंट की, तो यहां पर जो हमारा 0.5% का रेट है या जो 2.5% का रेट है, ये किसके ऊपर लग रहा है, टर्नओवर के ऊपर, टर्नओवर इन द स्टेट, टर्नओवर इन द स्टेट। हाउएवर जो ट्रेडर के ऊपर है, ये अमेंडमेंट बाद में आई थी, जब इनिशियली लेवी किया गया था, कंपोजिशन स्कीम जब लेकर आई गई थी, ठीक है, उस समय ये तीनों के लिए होता था टर्नओवर इन स्टेट। मगर अमेंडमेंट की गई और ये हमारे एग्जाम में एप्लीकेबल है, जब मैन्युफैक्चरर के लिए हम रेट लगाएंगे वो किसके ऊपर लगेगा, टर्नओवर इन द स्टेट। जब हम रेस्टोरेंट एंड केटरर के लिए रेट लगाएंगे वो किसके ऊपर लगेगा, टर्नओवर इन द स्टेट। मगर जब हम अदर सप्लायर के लिए रेट लगाएंगे 0.5% बेटा किस पे लगेगा, टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज, टर्नओवर ऑफ द टैक्सेबल सप्लाईज। अब इसमें डिफरेंस क्या है, यहां पर देखिएगा, स्टेट
दिस इज डिफरेंट फ्रॉम एटीओ। एग्रीगेट टर्नओवर में हम एक्सपोर्ट भी शामिल कर रहे थे, एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंटर स्टेट सप्लाई भी चेक कर रहे थे, मगर यहां पर जो टर्नओवर लिया जाएगा बेटा वो स्टेट का लिया जाएगा, स्टेट का लिया जाएगा। इसका मतलब इसमें आप एक्सपोर्ट को शामिल नहीं करेंगे, ठीक है, इसमें आप एक्सपोर्ट को शामिल नहीं करेंगे, और इसमें आप इंटर स्टेट सप्लाई तो आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, ये कंडीशन हम पढ़ेंगे, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो आपने अपनी स्टेट में जितनी भी सप्लाई की है उसका एग्रीगेट लेना है टर्नओवर। तो बेटे यहां टर्नओवर का मतलब है टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड, ठीक है, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड, मतलब अगर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर आपकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई है बेटा उसके ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। मगर यहां पर जो टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाईज है तो यहां पर आप टैक्सेबल तो लोगे, मगर यहां पर आपकी जो एग्जेम्प्टेड है, जो एग्जेम्प्टेड है बेटा इसे आप कवर नहीं करोगे, ध्यान रखिएगा, इसे आप यहां पर कवर नहीं करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब मैन्युफैक्चरर के लिए आप निकाल रहे हैं, एग्जाम्पल देकर मैं अभी आपको समझाऊंगा, जब आप टैक्सेबल जब आप निकाल रही हैं टैक्स फॉर मैन्युफैक्चरर, तो यहां पर टर्नओवर कितना लेना है, यहां पर हमें टर्नओवर लेना है टोटल, चाहे वो टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है। जब हम रेस्टोरेंट के लिए निकाल रहे हैं तो वहां पर टर्नओवर लेना है आपका टैक्सेबल भी आएगा प्लस एग्जेम्प्टेड भी आएगा, मगर जब ट्रेडर के लिए आप निकाल रहे हैं तो यहां पर केवल टैक्सेबल लेना है, यहां पर आप एग्जेम्प्टेड को कवर नहीं करेंगे, एग्जेम्प्टेड को आप यहां पर कवर नहीं करेंगे, ठीक है जी। चलो देखते हैं, एग्जाम्पल देखिएगा। मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, ठीक है, मिस्टर ए मैन्युफैक्चरर है दिल्ली में, ये कंपोजिशन स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कंपोजिशन स्कीम में कवर है, कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। इनका फाइनेंशियल ईयर 18-19 का जो टैक्सेबल सप्लाई है ये है 30 लाख, और जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है वो है 10 लाख, ठीक है। मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं बेटा, जब कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं मिस्टर ए, तो इनके ऊपर जो रेट रहेगा वो तो लगेगा कुल मिलाकर 1%, 1% मतलब आधा परसेंट सीजीएसटी, आधा परसेंट दिल्ली जीएसटी, ठीक है। यहां पर जो टर्नओवर लिया जाएगा, टर्नओवर, यहां पर टर्नओवर का मतलब क्या है, टर्नओवर, टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर का मतलब होगा बेटा 30 लाख प्लस 10 लाख इक्वल टू 40 लाख, 40 लाख, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर जो सीजीएसटी होगा वो हमारे पास कितना होगा, कितना होगा सीजीएसटी, ये होगा 40 लाख का आधा परसेंट, ठीक है, 20,000, और हमारा जो एसजीएसटी दिल्ली जीएसटी जो रहेगा वो भी कितना रहेगा, 40 लाख का आधा परसेंट। मतलब मिस्टर ए को कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है, हाउएवर ही इज ऑल्सो पेइंग टैक्स ऑन एग्जेम्प्टेड सप्लाई, ठीक है। अब यहां पर एक छोटा सा मैं चेंज करता हूं, मान लीजिए इफ मिस्टर ए, ये लाइट हो जाएगा, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं बेटा इफ मिस्टर ए इज ट्रेडर, अगर मिस्टर ए ट्रेडर है तब क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखिएगा क्या डिफरेंस था।
अगर मैं मैन्युफैक्चरर के लिए कंपोजिशन स्कीम फॉलो करता हूं, अगर मैं मैन्युफैक्चरर के लिए कंपोजिशन स्कीम फॉलो करता हूं, तो जो टर्नओवर होता है वो करंट ईयर का टर्नओवर लेते हैं टोटल, जिसमें टैक्सेबल भी शामिल होता है, एग्जेम्प्टेड भी शामिल होता है, ठीक है। सर्विस प्रोवाइडर के लिए भी सेम है, मगर अगर आप ट्रेडर हैं, अदर सप्लायर हैं, तो टर्नओवर जो करंट ईयर का लिया जाएगा वो केवल टैक्सेबल सप्लाईज का लिया जाएगा, टैक्सेबल सप्लाईज का लिया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इसमें आप एग्जेम्प्टेड नहीं लेंगे। तो भाई साहब यहां पर अगर मिस्टर ए ट्रेडर हैं तो क्या होगा, मिस्टर ए अगर ट्रेडर हैं तो बेटा क्या होगा, जो रेट लगेगा, रेट तो सेम है, ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर पर पहले अलग अलग होते थे, तो जो रेट है वो तो 1% लगेगा, मतलब आधा परसेंट सीजीएसटी और आधा परसेंट एसजीएसटी। मगर अब जो टर्नओवर लिया जाएगा वो केवल क्या लिया जाएगा, टैक्सेबल टर्नओवर। यहां पर टर्नओवर लेना है, टर्नओवर मतलब टोटल टर्नओवर, यहां पर टैक्सेबल लेना है, तो बेटा टैक्सेबल टर्नओवर केवल कितना है, 30 लाख रुपीस। ये जो एग्जेम्प्टेड सप्लाई है ट्रेडर के लिए, ये कंपोजिशन स्कीम में भी शामिल नहीं होगी, तो कितना लेंगे, केवल 30 लाख रुपीस आएगा। तो सीजीएसटी कितना लगेगा, 30 लैक्स का आधा परसेंट 15,000, एंड एसजीएसटी 30 लैक्स का आधा परसेंट 15,000। क्लियर है। और अगर मिस्टर ये सर्विस सप्लायर होते, सप्लायर ऑफ सर्विसेज, अगर ये सर्विस सप्लायर होते, ठीक है, तो फिर हमें टोटल 40 लाख रुपए के ऊपर ही निकालना होता। तो ध्यान रखिएगा, फॉर मैन्युफैक्चरर एंड सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में केवल एक ही हमारे एग्जाम के लिए रेस्टोरेंट केटरिंग, यहां पर जो टर्नओवर है करंट ईयर का वो टोटल लेना है, ठीक है, चाहे वो टैक्सेबल है या एग्जाम्प्टेड है। मगर ट्रेडर के लिए जो थर्ड कैटेगरी है वहां पर हमें जो टर्नओवर लेना है वो केवल और केवल क्या लेना है, टैक्सेबल टर्नओवर लेना है, उसमें एग्जाम्प्टेड नहीं है। ये एग्जाम्पल ध्यान से करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम के लिए। डन, चलो क्लियर है। तो चलिए बेटा यहां तक तो हमारी क्लैरिटी हो गई कंपोजिशन स्कीम। डन। आगे, हाउएवर, क्लियर है यहां तक। हाउएवर, in case of an eligible registered, in case of an eligible registered person in any following states, ATO aggregate turnover in the preceding financial year shall be 75 lakh। जी देखिए 9 स्टेट्स को कवर किया गया है, इसमें जम्मू एंड कश्मीर एंड उत्तराखंड को नहीं लिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर उत्तराखंड को नहीं दिया गया, उनको स्पेशल बेनिफिट्स मिलेंगे मगर यहां कवर नहीं है। कितनी, यहां पर 9 स्टेट्स हैं। अगर इन 9 स्टेट्स में हम, अगर इन 9 स्टेट्स में हम बात करते हैं कंपोजिशन स्कीम, तो लास्ट ईयर का जो टर्नओवर की लिमिट है वो 1 करोड़ नहीं चेक करनी, कितनी चेक करनी है, 75 लाख चेक करनी है, ठीक है, 1 करोड़ नहीं 75 लाख करनी है। हाउएवर इन द केस ऑफ एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन इन एनी फॉलोइंग स्टेट, एटीओ इन प्रीसीडिंग ईयर शैल बी 75 लाख। ठीक है, कौन है, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड हिमाचल प्रदेश लर्न करना है, ठीक है, स्किप नहीं कर सकते इसे बेटा। तो इन 9 स्टेट्स में हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख रुपीस या उससे कम होना चाहिए। बाकी स्टेट्स में हमारा एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। 75 लिमिट की लिमिट भी रिवाइज हो चुकी है, अगेन हमारे एग्जाम में वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी, क्लियर। तो बेटा ये है सेक्शन 10 सबसेक्शन 1। अच्छा चलो अब इसके बारे में भी थोड़ा सा हिंट आपको ले लें, इसके बारे में हिंट, चलो आगे इसे कवर करते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं दे देता हूं ताकि ये पॉइंट क्लियर हो जाए, आगे जब आएगा तो दोबारा इसको कवर कर लेंगे। ध्यान से देखिए अब, मिस्टर ए covered under composition स्कीम। मिस्टर ए ट्रेडर है, ट्रेडर है, ठीक है, मिस्टर ए इज ट्रेडर। इनकी जो टैक्सेबल सप्लाई है एग्जैम्प्टेड सप्लाई, मिस्टर ए की जो टैक्सेबल सप्लाई है ये है
50 lakhs, एग्जम्प्टेड सप्लाई है 20 lakhs, ठीक है। और मिस्टर ए के पास एक इनवर्ट सप्लाई है, इनवर्ट सप्लाई कवर्ड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म 5 लाख। इस पर जो जीएसटी का रेट है ये है 12%, ठीक है। अब मैं इस पॉइंट को बेटा क्लियर करना चाहता हूं, ठीक है, ताकि माइंड में ये सेक्शन हमारा पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 3, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 तो अभी तक एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है, सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 तो अभी तक एप्लीकेबल ही नहीं हुआ है जहां पर अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज किया गया है, ठीक है। तो इसलिए मैं वर्ड लेकर चल रहा हूं आरसीएम, इसलिए मैं वर्ड एक बड़ा बड़ा लेकर चल रहा हूं आरसीएम, कि भाई मिस्टर ए ने जो करंट ईयर का टर्नओवर है ये टोटल टर्नओवर है बेटा, ये है टोटल टर्नओवर, ठीक है। पहली बात तो ये देखिए, मैन्युफैक्चरर के लिए जब हम कंपोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं तो जो टैक्स निकाला जाता है वो 0.5% सीजीएसटी, 0.5% एसजीएसटी, ठीक है, ओवरऑल 1%। दिस हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन टैक्सेबल टर्नओवर, ठीक है। क्योंकि मिस्टर ए ट्रेडर हैं तो मुझे इनका टोटल टर्नओवर नहीं चाहिए, मुझे इनका केवल टैक्सेबल टर्नओवर चाहिए, इनकी एग्जेम्प्टेड सप्लाई नहीं चाहिए। तो जो मुझे रेट लगाना है वो किस पर लगाना है, केवल 50 लाख पर लगाना है, 70 पर नहीं लगाना। दूसरी चीज, जब हम कंपोजिशन स्कीम फॉलो करते हैं तो वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है दैट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, मतलब जो कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट है, इट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4। बेटा इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम में फॉल कर रहे हैं, इवन देन जो आपकी इनवर्ट सप्लाई है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इस पर जो आपको टैक्स पे करना है उसके ऊपर आप कंपोजिशन स्कीम का बेनिफिट नहीं ले सकते। इन अदर वर्ड्स, आप चाहे कंपोजिशन स्कीम फॉलो कर रहे हैं, आप चाहे कम रेट पर टैक्स पे कर रहे हैं, मगर अगर आपने कोई ऐसी परचेज की है जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है, जी हां ये रही, ठीक है, ये रहा हमारे पास बेटा, तो जिसके ऊपर आरसीएम एप्लीकेबल है तो वहां पर आरसीएम एप्लीकेबल है तो वहां पर आपको टैक्स नॉर्मल रेट से ही पे करना पड़ेगा, उसके आप कंपोजिशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो यहां पर जो टोटल टैक्स पे करना है, जो जीएसटी पे करना है, ठीक है, जीएसटी में टोटल लिख रहा हूं, जीएसटी मतलब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, बेटा 50 लाख पर तो पे किया जाएगा 1%, ठीक है जी, 50,000 रुपए। मगर ये जो जीएसटी पे किया जाएगा 5 लाख रुपए पर, ये 12% के हिसाब से पे किया जाएगा, दैट इज 60,000, ये जरूरी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो वहां पर जो लाइन लिखी हुई थी सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9394 का मतलब है कि इवन इफ कंपोजिशन स्कीम डीलर इज पेइंग टैक्स at lower rate on current turnover, however if he has received any supply that is invert supply under RCM, उसके ऊपर normal tax rate ही पे करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहां पर इस पॉइंट के साथ बेटा हमारा सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 बेसिकली कंडीशंस पुट कर रहा है, ठीक है, कुछ कंडीशंस पुट कर रहा है, मतलब ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं, ऐसे कौन कौन से रजिस्टर्ड डीलर हैं जो कंपोजिशन स्कीम पर नहीं ले सकते, ठीक है जी। तो यहां पर हम कह सकते हैं एलिजिबल सप्लायर, ठीक है जी, एलिजिबल सप्लायर। तो ये इनएलिजिबल सप्लायर्स हैं जो नहीं ले सकते, तो इसके बारे में वन बाय वन मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। 5 कैटेगरी हमें दी गई हैं। अगेन इसमें कुछ अमेंडमेंट्स हैं जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं है, अकॉर्डिंगली मैं उसको कवर नहीं कर रहा हूं। पॉइंट 1 क्या है हमारे पास, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी एलिजिबल टू ऑप्ट अंडर सबसेक्शन 1 इफ, मतलब आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 का बेनिफिट ले सकते हैं अगर आप ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पर मैं कंडीशन पूरी नहीं कर रहा हूं, मैंने नेगेटिव पॉइंट लिखा हुआ है, तो दीज आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। पॉइंट नंबर 1, he is not engaged in supply of service other than supplies referred to in clause B of paragraph 6 of schedule 2। क्या था हमारे पास,
ये होती है बेटा सर्विसेज की बात कर रहे हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि कंपोजिशन स्कीम सर्विस सेक्टर में केवल रेस्टोरेंट एंड केटरर्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो अगर आप किसी और सर्विस को सप्लाई करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एजुकेशन सर्विस में कोचिंग प्रोवाइड करता हूं, तो एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट मतलब एट प्रेजेंट मतलब एज पर एग्जामिनेशन, तो बेटे मैं कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑप्ट नहीं कर सकता। तो अगर मैं रेस्टोरेंट रन करता हूं, मैं केटरिंग सर्विसेज रन प्रोवाइड कर रहा हूं, तो मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए, मैं एलिजिबल हूं कंपोजिशन स्कीम के लिए। बट अगर मैं कोचिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, तो दिस कोचिंग सर्विस इज नॉट कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है जी, तो ये था हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। सो ही इज नॉट engaged in supply of services other than supplies referred to clause B of paragraph 6 schedule C. No other service except restaurant and caterers is covered under composition scheme. ठीक है, चलो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। मिस्टर ए केटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यस ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मिस्टर बी प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, ठीक है, ये सिर्फ हम अभी एक एलिजिबिलिटी की बात कर रहे हैं। मिस्टर ए बी कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मिस्टर सी केटरिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं और ये कोचिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, क्योंकि अगर आप केवल और केवल केटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज में इंगेज्ड हैं, तभी सर्विस सेक्टर वाला व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम ले सकता है। अगर आप उसके साथ कोई दूसरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, देन यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट, he is not engaged in making any supply of goods which are not liable to tax under this act. ये जो सप्लायर है कोई ऐसी सप्लाई नहीं कर रहा हो जिसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। हाँ जी, अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, और जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं बेटा, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, ये आउट ऑफ जीएसटी है, ये जीएसटी से बाहर रखे गए हैं। तो अगर आप कोई ऐसा, देखो जीएसटी है तो जीएसटी तो लगेगा ही नहीं इसके ऊपर। ठीक है, तो हम किस सिचुएशन की बात कर रहे हैं? देखिए, सप्लायर ऑफ अल्कोहलिक लिकर एंड 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, एक रजिस्टर्ड डीलर है, एक रजिस्टर्ड डीलर है, ठीक है, रजिस्टर्ड डीलर अंडर जीएसटी, ये कुछ जीएसटी सप्लाई करता है, ठीक है, प्लस नॉन जीएसटी गुड्स, ये इसको बात करते हैं जीएसटी गुड्स सप्लाई करता है और नॉन जीएसटी गुड्स सप्लाई करता है। तो अगर एक रजिस्टर्ड डीलर नॉन जीएसटी गुड्स भी सप्लाई करता है, अब देखो मैं अगर आपसे बात करता हूं कि एक व्यक्ति है जो सिर्फ अल्कोहलिक लिकर सप्लाई करता है, तो भाई अगर आप अल्कोहलिक लिकर सप्लाई करते हैं तो यू आर नॉट कवर्ड अंडर जीएसटी एट ऑल, आपका जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, बाहर रहिए। एक व्यक्ति है जो अल्कोहलिक लिकर सप्लाई करता है जो नॉन जीएसटी है, मगर साथ में वो जीएसटी प्रोडक्ट भी सप्लाई करता है, तो अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर कहा गया कि अगर एक व्यक्ति नॉन जीएसटी गुड्स मतलब अल्कोहलिक लिकर या 5 पेट्रोल प्रोडक्ट में डील करता है और साथ में जीएसटी प्रोडक्ट में भी डील करता है, तो भाई ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। वो इन
गुड्स के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकता, उसको नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स ही पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, he is not engaged in making any interstate outward supply of the goods. He is not engaged in making any interstate supply outward supplies of the goods. अगर आप केवल अपनी स्टेट में गुड सप्लाई करते हैं, only then you are eligible for कंपोजिशन स्कीम। अगर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं देन यू कैन नॉट टेक कंपोजिशन स्कीम। तो ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स। सप्लायर मेकिंग इंटर स्टेट सप्लाई इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। अब यहां पर आप कहोगे सर हमने जब लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर चेक किया था वहां पर तो हमने इंटर स्टेट सप्लाई की थी। बिल्कुल ठीक है बेटा, ठीक है। कहा सिचुएशन ये है कि जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, ठीक है, तब आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर रहे, मतलब आप कंपोजिशन कर रहे थे। फॉर एग्जांपल आपने फाइनेंशियल ईयर 17-18 में अप्रैल से लेकर दिसंबर में आपने इंट्रा स्टेट सप्लाई भी की है और आपने इंटर स्टेट सप्लाई भी की है, ठीक है जी। मगर अब आपने अपने बिजनेस को स्मॉल सप्लाई प्रोवाइडर के लिए ना, अब आप अपने बिजनेस को छोटा कर लिए। अब आप कहते हैं भाई मैं इंटर स्टेट सप्लाई नहीं करता, अब मैं केवल और केवल क्या कर रहा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं केवल और केवल इंटर स्टेट सप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करेंगे तो वहां पर हम इंटर स्टेट सप्लाई भी लेते हैं और इंट्रा स्टेट सप्लाई भी बेटा लेते हैं। मगर जब आप कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, ठीक है, अप्लाई कब करोगे आप, मार्च में करोगे, ठीक है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है, 1 अप्रैल से शुरू होगा, 1 अप्रैल 2018। इसके लिए आपको एडवांस में मार्च में आपको अप्लाई करना होगा कि यस सर आई वांट टू गो फॉर कंपोजिशन स्कीम। तो व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर कंपोजिशन स्कीम यू शुड नॉट बी प्रोवाइडिंग यू शुड नॉट बी डीलिंग इन इंटरस्टेट गुड्स। आप इंटरस्टेट सप्लाई ना कर रहे हो, ठीक है जी। चलो, तो सप्लायर मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। नेक्स्ट, ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52 TCS की कंडीशन दी गई है, ठीक है। तो इफ सप्लायर इज मेकिंग सप्लाई थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर दैट इज फ्लिपकार्ट और अमेजॉन और कोई भी वेबसाइट, ठीक है, देन ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। मिस्टर ए रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं, मिस्टर ए रेडीमेड गारमेंट्स में डील करते हैं, ठीक है जी। मिस्टर ए जो गुड सप्लाई करते हैं केवल अपनी सप्लाई से, अपनी वेबसाइट से करते हैं, ओन वेबसाइट। मिस्टर ए ने अपनी वेबसाइट बना रखी है, इज वेरी हैप्पी, कहते हैं मेरे पास अपना इतना काम आ जाता है, मुझे अमेजॉन फ्लिपकार्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो मिस्टर ए केवल और केवल अपनी वेबसाइट के थ्रू ही अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। तो बेटा यहां पर जो मिस्टर ए हैं, सप्लायर कौन है, सप्लायर है मिस्टर ए, और ईसीओ कौन है, ये भी मिस्टर ए है। इसके बारे में सेक्शन 52 में हम डिस्कशन करेंगे। टीसीएस कार्टिंग की जिम्मेदारी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो एज एग्रीगेटर काम कर रहा है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मेरे ऊपर कंपोजिशन स्कीम एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा, बेहतर तरीके से समझ आएगा। देखो, मैं अपनी साइट पर सिर्फ अपना सामान बेचता हूं, मैं अपनी साइट पर केवल अपना सामान बेचता हूं, तो बेटा मेरे ऊपर सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होता।
ठीक है, क्योंकि मैं कौन हूं, केवल मैं सप्लायर हूं, मेरा अपना एक वेबसाइट है। बट अगर मैं अपनी साइट पर दूसरे टीचर्स की क्लासेस को ऐड करता हूं और उनको बेचना शुरू कर देता हूं, सेकंड एग्जांपल, तो अब मैं कौन हूंगा, मैं एग्रीगेटर बन जाऊंगा। एग्रीगेटर का मतलब हुआ कि भाई मैं एक ऐसी वेबसाइट रन कर रहा हूं जिसमें मैं दूसरे लोगों के प्रोडक्ट को शोकेस करता हूं और उनको कमीशन बेसिस पर सेल करता हूं। ठीक है, तो जो अब मेरी वेबसाइट है, जो मेरी अब वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट के ऊपर सेक्शन 52 एप्लीकेबल हो गया। मतलब ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि मैं अब जो दूसरे सप्लायर है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरी साइट पर प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज, अपनी क्लासेस सेल कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर टीसीएस चार्ज करूं। ठीक है जी, ये होती है। तो बेटा सेक्शन 52 में जो टीसीएस होता है, तो अगर अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये बेटर एग्जांपल याद रखने के लिए, जो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ये एग्रीगेटर है। एग्रीगेटर है मतलब ये एक ऐसी वेबसाइट रन कर रहे हैं जहां पर दूसरे लोग अपना प्रोडक्ट को शोकेस करते हैं और सेल कर रहे हैं। तो यहां पर अमेजॉन की, फ्लिपकार्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो टैक्स को कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराए, वो टीसीएस चार्ज करते हैं। ठीक है जी। तो अब यहां पर मिस्टर ए अपनी साइट पर अपना माल, मतलब अपना सामान अपनी ही वेबसाइट पर बेच रहे हैं। तो भाई जब आप अपना सामान बेच रहे हो अपनी साइट पर, तो आप ही ईसीओ हो और आप ही सप्लायर हो। इन दैट केस मिस्टर ए के ऊपर बेटा टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मतलब मिस्टर ए सेक्शन 52 में कवर नहीं होते। ठीक है, कवर होते तो यहां पर मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं। मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हैं। डन। दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। मान लीजिए मिस्टर ए जो गारमेंट सेल कर रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट सेल कर रहे हैं, ये किसके थ्रू करते हैं, ये अपनी साइट से करते हैं। ओ नहीं, इसको दूसरा बिल्कुल लेते हैं, ये सिर्फ अमेजॉन के थ्रू करते हैं। अमेजॉन के थ्रू करते हैं। ठीक है, अमेजॉन ओनली। वो कहते हैं यार कौन अपनी वेबसाइट रन करने का खर्चा ले। ठीक है, एक काम करते हैं, अमेजॉन पे प्रोडक्ट को लिस्ट करा देते हैं, ऑर्डर आएगा, प्रोसेस कर देंगे, काम खत्म, पैसा हजम, कौन एडवर्टीजमेंट करेगा, सब मेंटेनेंस करेगा। बिल्कुल ठीक है, मोस्टली यही होता है आजकल। अब यहां पर जो सप्लायर होगा, बेटा सप्लायर कौन है, मिस्टर ए। और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अब कौन आ गया, अमेजॉन। और क्योंकि अमेजॉन दूसरे व्यक्तियों के प्रोडक्ट शोकेस करता है, बेचता है, एग्रीगेटर है, तो जो अमेजॉन है उसके ऊपर टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब वो जब पेमेंट करेगा मिस्टर ए को, उस पर टैक्स कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा कराएगा। तो बेटा अब हमने क्या पढ़ा, ध्यान से देखिए क्या यहां पर लिखा हुआ था। ही इज नॉट एंगेज्ड इन मेकिंग एनी सप्लाई ऑफ गुड्स through an electronic commerce operator who is required to collect tax at source under section 52। तो भाई यहां पर तो Amazon TCS की रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडर सेक्शन 52। तो आप वेबसाइट से सेल करें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप एक ऐसी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं जिस वेबसाइट के ऊपर सेक्शन 52 की टीसीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो सर इन दैट केस आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट नहीं कर पाएंगे, आपको नॉर्मल टैक्स ही पे करना होगा। समझिएगा, यहां पर आपको नॉर्मल टैक्स पे करना होगा। ठीक है जी। तो अब यहां पर क्या होगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहां पर जो मिस्टर ए हैं, ये कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और तीसरा एग्जाम्पल क्या होगा, तीसरा एग्जाम्पल ये हो सकता है कि जहां पर मिस्टर ए अपनी साइट से भी कर रहे हैं और अपनी साइट से भी कर रहे हैं, ठीक है, प्लस अमेजॉन से भी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति की एक ऐसी वेबसाइट के थ्रू सेल कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं जो टीसीएस में कवर है। तो यहां पर भी मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम ऑफ नहीं कर पाएंगे। तो अगर मिस्टर ए केवल अपनी ही वेबसाइट से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, किसी एग्रीगेटर के थ्रू सेल नहीं कर रहे, इन दैट केस ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, अदरवाइज ही इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है जी, पॉइंट नंबर 4 हो गया। पॉइंट नंबर 5, He is not a manufacturer of following notified। हमने कहा था देखो मैन्युफैक्चर को कंपोजिशन स्कीम लगती है, मगर अगर आप क्या क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चर करते हैं आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस, ठीक है, आपने देखा होगा ये आइसक्रीम तो सबको पता है, ठीक है, एक आइस क्यूब्स होती हैं, आइस क्यूब्स, ठीक है, जो रेडीमेड आइस मिलती है, तो हम उसकी भी बात करते हैं। तो अगर आप आइसक्रीम के मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है, या आप जो आइस क्यूब्स हैं उनके मैन्युफैक्चरर हैं, ठीक है,
या आप पान मसाला के मैन्युफैक्चरर हैं, या आप टोबैको प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो आप मैन्युफैक्चरर हैं किसके? या तो आइसक्रीम के या फिर पान मसाला के, टोबैको के। वर्ड क्या है बेटा? मैन्युफैक्चरर। तो आप एलिजिबल नहीं है फॉर कंपोजिशन स्कीम। Manufacturer of these goods cannot take composition scheme. However, trader of these goods is eligible for composition scheme. सर रिस्ट्रिक्शन है मैन्युफैक्चरर पर, नॉट ट्रेडर पर। तो अगर आप आइसक्रीम बनाते हैं तो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अगर आप आइसक्रीम को बेचते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। आप पान मसाला बनाते हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। आप पान मसाला बेचते हैं, कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। आप टोबैको प्रोडक्ट बनाते हैं, कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। आप टोबैको प्रोडक्ट बेचते हैं, आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हैं। ठीक है जी। फर्दर, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन, ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूं, अब ये दोबारा कवर करेंगे। प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग द सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम अनलेस ऑल सच रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि देखिए, दो चीजों का ध्यान रखना। पहली बात तो कि जब हम एग्रीगेट टर्नओवर चेक करते हैं, जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं और आपके एक से ज्यादा बिजनेस अगर रजिस्टर्ड हैं, ये शायद मैंने कवर किया था डिटेल में, एक बार देख लेते हैं। आगरा वाला एग्जांपल लिया था, आई रिमेंबर, यहीं पर होगा शायद। देखो ये जैसे यहां पर मैंने आपको बताया था। तो बेटा पहली बात तो जब हम एग्रीगेट टर्नओवर निकालते हैं लास्ट ईयर का, तो वहां पर भी आपको याद रखना है, अगर आपके पास अंडर सेम परमानेंट अकाउंट नंबर लास्ट ईयर, अंडर सेम परमानेंट अकाउंट नंबर लास्ट ईयर एक से ज्यादा बिजनेस रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी, ठीक है, तो आपको सभी बिजनेस का टर्नओवर लेना है एग्रीगेट निकालने के लिए। एग्जांपल मैंने आपको दिया था। और साथ में यह भी ध्यान रखना है कि अगर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जाना चाहते हैं तो सर आपको या तो सभी बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी, आप किसी भी बिजनेस के लिए कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो ये सेम एग्जांपल जो दिया था मैं दोबारा इसमें आपको समझा देता हूं। देखो, मिस्टर ए का जो दिल्ली का लास्ट ईयर का टर्नओवर था वो था 40 लाख, लास्ट ईयर का मुंबई का टर्नओवर था 45 लाख और आगरा का टर्नओवर था 15। तो लास्ट ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर है 100 लाख, ठीक है। मान लीजिए ये है फॉर फाइनेंशियल ईयर 2017-2018। तो यस, फाइनेंशियल ईयर 18-19 में मिस्टर ए कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, बट सिचुएशन इज मिस्टर ए को जो कंपोजिशन स्कीम है वो दिल्ली के लिए भी लेनी पड़ेगी, मुंबई के लिए भी लेनी पड़ेगी और बेटा आगरा के लिए भी लेनी पड़ेगी। अगर मिस्टर ए कहते हैं सर मैं दिल्ली के लिए कंपोजिशन स्कीम लेना चाहता हूं मगर मुंबई या आगरा में मैं कंपोजिशन स्कीम नहीं लेना चाहता, तो सॉरी, आप दिल्ली के लिए भी कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। तो इधर ऑल और नन, यही वर्ड मैंने यूज किया था। तो सेम यहां पर हमारे पास हो गया, ठीक है। तो यही हमारे पास है, प्रोवाइडेड दैट वेयर मोर देन वन रजिस्टर्ड पर्सन आर हैविंग सेम परमानेंट अकाउंट नंबर, द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 अनलेस ऑल द रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सबसेक्शन, ठीक है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन है मिस्टर ए के, 3 बिजनेस है दिल्ली, मुंबई, आगरा, या तो तीनों के लिए कंपोजिशन स्कीम लेनी पड़ेगी या तीनों के लिए आप नहीं ले सकते, ठीक है, एक के लिए नहीं ले सकते। तो ऑल और नन। चलिए, अब मेन सेक्शंस हमारे सबसेक्शन 10(1) था, सबसेक्शन 2 था, वो कवर हो चुके हैं। अब फटाफट आते हैं रूल पर। रूल है 5 सबसेक्शन 1। बेसिकली यहां पर कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड की गई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में तो हमने ये पढ़ा कुछ सप्लायर जो कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। अब हमारे पास बेटा कुछ यहां पर कंडीशंस और रिस्ट्रिक्शन है, मतलब एडिशनल कंडीशंस इन एडिशन टू सेक्शन 10 सबसेक्शन 2, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी दी गई हैं। कंडीशंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फॉर कंपोजिशन लेवी, सेक्शन नहीं, रूल 5 सब रूल 1। The person exercising the option to pay tax under section 10 shall comply with the following conditions। उसको conditions क्या क्या फुल करनी है, क्या क्या फुलफिल करनी है, चलो इसे देखते हैं। He is neither a casual taxable person or non-resident taxable person। अगर आप casual taxable person है या non-resident taxable person है, in that case आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। जैसे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का एक एग्जांपल दिया था मैंने पहले भी, नहीं दोबारा देख लीजिए। जैसे दिल्ली में ट्रेड फेयर लगती है 14 नवंबर से 27 नवंबर, ठीक है। इसमें अलग अलग स्टेट से लोग आते हैं और अपने प्रोडक्ट को यहां पर शो करते हैं और उसको बेचते हैं। तो वो एक
कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है जो शॉर्ट पीरियड के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा, तो ही कैन नॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम। और नॉन रेजिडेंट व्यक्ति है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट अगर किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई का, सर्विस तो यहां पर नहीं होगी हमारे पास, सिर्फ रेस्टोरेंट केटरिंग है, तो अगर कोई व्यक्ति नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, और उसने रजिस्ट्रेशन कराया है जीएसटी में, तो ये व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकता, उसको नॉर्मल रेट पर टैक्स पे करना होगा। The goods held in stock by him have not been purchased from an unregistered supplier and where purchased he pay tax under section 9 subsection 4। section 9 subsection 4 तो अभी तक बेटा एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसको हम बाहर ही रखते हैं, बट स्टिल ये हमारे पास कंडीशन है कि आपने किसी अनरजिस्टर्ड व्यक्ति से प्रोडक्ट परचेज नहीं किया हो, ठीक है। ये कब है? जब आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं। जब आप कंपोजिशन स्कीम लेने जा रहे हैं उस समय आपके स्टॉक में, आपके पास जो स्टॉक इन हैंड है, ठीक है, गुड्स इन स्टॉक है, उसमें अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदा हुआ प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। और अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन से प्रोडक्ट परचेज करके अपने स्टॉक में रखा हुआ है तो उसके ऊपर आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का टैक्स पे करें। ये अभी 9(4) अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है जी। तो ये कंडीशन हम सिर्फ थियोरेटिकली याद रखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नहीं आएगी। ही शैल पे टैक्स अंडर सेक्शन 93 94 ऑन इनवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये कंडीशन मैं ऑलरेडी आपको क्लियर कर चुका हूं, दैट सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 इज सब्जेक्ट टू सेक्शन 93 94। अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेते हैं इवन देन आपने जो इनवर्ड सप्लाई रिसीव की है अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, तो आपको सेक्शन 93 एंड 94 का टैक्स पे करना होगा। 93 एप्लीकेबल है, 94 अभी एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, ये बताया था। देखो एग्जाम्पल लिया था, ये वाला एग्जाम्पल था 2 पर, दिस, ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल था दैट मिस्टर ए कवर अंडर कंपोजिशन स्कीम, वो ट्रेडर हैं, उनकी टैक्सेबल सप्लाई है 50 लाख, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है 20 लाख, इनवर्ड सप्लाई कवर्ड अंडर आरसीएम है 5 लाख। तो यहां पर जो इनवर्ड सप्लाई है, ठीक है, इसके ऊपर आपको टैक्स नॉर्मल रेट से पे करना होगा। 93 एप्लीकेबल है, 94 अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, ठीक है जी। चलो ये ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये कंडीशन में भी है, 10 सबसेक्शन 1 में भी है और रूल में भी है 5 में। नेक्स्ट, he was not engaged in manufacture of goods as notified under section 10(2)(e) during the preceding financial year। सर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने लास्ट ईयर, अगर आप मैन्युफैक्चर करते थे लास्ट ईयर, मान लीजिए आप 2 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, देखो ये वर्ड क्या है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। देखो फर्स्ट ईयर, चलो फर्स्ट सेकंड थर्ड छोड़ो, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर 17-18 में आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करते हैं और आपका जो दूसरा बिजनेस है, आपने 2 रजिस्ट्रेशन ले रखे हैं, एक आइसक्रीम बिजनेस के लिए, डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल्स भी है, तो एक आइसक्रीम बिजनेस है आपका और दूसरा है आपका पास रेडीमेड गारमेंट, ठीक है, आप क्या प्रोड्यूस करते हैं? चलिए ये आप फर्नीचर परचेज मैन्युफैक्चरर हैं, फर्नीचर मैन्युफैक्चरर, ठीक है, ये मैन्युफैक्चर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में ये जो बिजनेस है आपने लास्ट ईयर बंद कर दिया, ठीक है, ये आपने जो बिजनेस बंद कर दिया, ये क्लोज कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ऑन 1/1/18, ठीक है, ये कंटिन्यूज। फाइनेंशियल ईयर 18-19 में आप फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 19-20 में आप सिर्फ फर्नीचर बिजनेस रन कर रहे हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, मैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की बात कर रहा हूं। हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आप करंट ईयर, अगर आप क्या मैन्युफैक्चर करते हैं, आप आइसक्रीम मैन्युफैक्चरर हैं या आप टोबैको मैन्युफैक्चरर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर हैं या आप पान मसाला मैन्युफैक्चर करते हैं, इन करंट ईयर तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते, ये पड़ा सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 में। मगर रूल 5 ने एक और कंडीशन लगा दी कि अगर आपने लास्ट फाइनेंशियल ईयर में
लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी अगर आपने ये 3 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए थे तो आप करंट ईयर में कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो बेटा यहां पर भी हम कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे। रीजन बीइंग आप सेक्शन 10 सबसेक्शन 2 की कंडीशन तो पूरी कर रहे हो, दैट इन करंट ईयर यू आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग, current year you are not engaged in manufacturing of ice cream. However, rule 5 सब rule 1 ने एक कंडीशन और लगा दी कि लास्ट ईयर भी आप इसमें डील ना करते हो, अगर आपने इसे मैन्युफैक्चर किया था तो आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। तो बेटा यहां पर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले सकते। हाँ, 1920 में जब हम चेक करेंगे करंट ईयर में आप आइसक्रीम नहीं बनाते और लास्ट ईयर भी आपने आइसक्रीम नहीं बनाई थी, तो यहां पर आप कंपोजिशन स्कीम के लिए जा सकते हो प्रोवाइडेड ऑल अदर कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ठीक है, आगे he shall mention word composition taxable person not eligible to collect tax on supplies at the top of the bill of supply issued by him। इसको ध्यान से देखिएगा, ये लिखा होता है बेस्किन रॉबिन्सन्स, ठीक है, बीआर का। एक बार मैं ले रहा था तो जो हमारे यहाँ पर उनका रेस्टोरेंट था तो वहां पर लिखा हुआ था, उन्होंने लिखा हुआ था द डीलर कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स। ठीक है, तो उन्होंने बिल पे लिखा होता है, बिल ऑफ सप्लाई होता है। तो जनरली जो व्यक्ति टैक्सेबल गुड सप्लाई करता है, जो नॉर्मल स्कीम है, वो टैक्स इनवाइस इशू करता है, और जो व्यक्ति कंपोजिशन स्कीम में फॉलो करता है उसको बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। और वहां पर साफ साफ लिखना पड़ेगा कि यस आई एम ए डीलर हु इज कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम, और वहां पर आपको बेटा जीएसटी नजर नहीं आएगा। ठीक है, ही शैल मेंशन वर्ड कंपोजिशन स्कीम कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्लेड एट प्रोमिनेंट प्लेस एट हिज प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एट एवरी एडिशनल प्लेस और प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, तो जहां पर वो बोर्ड है या ऑफिस के या शॉप के बाहर या फैक्ट्री के बाद जहां पर वो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर शो करेगा, वहां पर उसको लिखना पड़ेगा दैट आई एम ए डीलर कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम। ठीक है, दीज आर द कंडीशंस जो रूल 5 में दी गई थी। अभी और भी कंडीशंस देखने के लिए मिलेंगी, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सेक्शन 10 सबसेक्शन 3। The benefit of lower tax shall lapse with effect the day on which his aggregate turnover during the financial year exceeds 1 crore और 75 lakh। एग्रीगेट टर्नओवर, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर बेटा जो एग्रीगेट टर्नओवर करंट ईयर में अगर आप कंपोजिशन स्कीम में फॉल कर रहे हैं, यहां पर एटीओ का मतलब क्या होगा पहले तो मुझे ये बताओ। अगर आप कंपोजिशन स्कीम को रन कर रहे हैं तो आप इंटर स्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो सेल होगी वो कौन सी होगी। यहां पर बेटा जो एग्रीगेट टर्नओवर है, यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है, टैक्सेबल प्लस एग्जेम्प्टेड। ठीक है, मगर ये क्या होनी चाहिए, लोकल सप्लाई। तो जो आपकी लोकल सप्लाई है, चाहे वो टैक्सेबल है एग्जेम्प्टेड है, वो 1 करोड़ या 50 लाख को 75 लाख को क्रॉस नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अगर ये क्रॉस कर जाती है इन दैट केस उसके बाद आपको नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स पे करना होगा। ठीक है, ये इसको देखते हैं, एग्जांपल देखिएगा इसका। एक मैन्युफैक्चरर है, he is following composition scheme for financial year 18-19। ठीक है, तो इसका जो टोटल टर्नओवर है, टोटल टर्नओवर टिल 1/12/18, टोटल टर्नओवर टिल 1/12/18 बेटा ये है हमारा 1 करोड़। ये 100 लैक्स को टच कर गया। इस 100 लैक्स में 80 लैक्स टैक्सेबल एंड 20 लाख एग्जेम्प्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ध्यान से करिएगा, एग्जामिनर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है वाला। ठीक है, एंड टोटल टर्नओवर फ्रॉम 2/12/18 टू 31st March 19, मतलब रेस्ट ऑफ द पीरियड, ये है 25 लाख, इसमें से 20 लाख टैक्सेबल और 5 लाख एग्जेम्प्टेड। ठीक है, जो नॉर्मल रेट ऑफ जीएसटी है, नॉर्मल जीएसटी, ठीक है, ये है 12%।
मतलब 6% प्लस 6%। अब जरा एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, ये आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हो गया, इसमें कंडीशंस भी पूरी हो गई हैं। एक मैन्युफैक्चरर है जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में कंपोजिशन स्कीम को फॉलो कर रहा है, ठीक है। मतलब लास्ट ईयर की कंडीशन पूरी हो गई, मैं करंट ईयर की बात कर रहा हूं। करंट ईयर में 1/12/18, 1/4/18 और 31 मार्च 19। बेटा इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो लास्ट ईयर की कंडीशन होती है वो 1 करोड़ रुपए है, ठीक है। मगर एक और पॉइंट दिया गया है कि देखो करंट ईयर में भी आपको जो कंसेशनल रेट है कंपोजिशन स्कीम का, उसका बेनिफिट भी आपको केवल 1 करोड़ तक ही मिलेगा अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ को एक्सीड कर जाता है, इन दैट केस जो उसके बाद का टर्नओवर है ना, वो नॉर्मल रेट पर टैक्सेबल होगा, ठीक है। वो यहां पर मैं कह रहा हूं बेटा, यहां पर आपको कंपोजिशन स्कीम पर टैक्स पे करना पड़ेगा 1%, ठीक है। तो इस पीरियड में आपका टर्नओवर 1 करोड़ था, तो इस पीरियड में आप कंपोजिशन स्कीम के अंदर 1% टैक्स पे करेंगे, आधा % सीजीएसटी, आधा % एसजीएसटी। मगर 1/1/18 को आपका टर्नओवर 100 लाख को टच कर गया, मतलब अगले दिन से फाइनेंशियल ईयर के एंड तक आपका जो टर्नओवर है वो है 25 लाख, ठीक है। इसमें आप नॉर्मल रेट पे करेंगे, नॉर्मल रेट पर जीएसटी पे करेंगे, ठीक है, वो होगा 12%। अब निकालना कैसे, मान लीजिए यही क्वेश्चन एग्जामिनर कहता है भाई टैक्स निकाल के दिखाओ, तो पहले तो इस 100 लाख पर करते हैं। मैन्युफैक्चरर के केस में जब कंपोजिशन स्कीम लेते हैं तो जो टैक्स निकाला जाता है वो टोटल टर्नओवर पर निकाला जाता है, चाहे वो टैक्सेबल है या आपका एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। तो बेटा यहां पर जो 100 लाख है, ठीक है, 80 + 20 टोटल पर। अगर ये ट्रेडर होता तो ध्यान रखिएगा, अगर ये ट्रेडर होता तो क्या रहेगा, अगर ये ट्रेडर होता तो फिर मुझे 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स नहीं निकालना होता, ठीक है। बट ये तो मैन्युफैक्चरर है, तो इस पर टैक्स रेट लगेगा 1%। ये जीएसटी है, सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, मतलब ये हो गया 1 लाख। अब ये जो 25 लाख रुपए है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अब नॉर्मल रेट अप्लाई हो रहा है बेटा। जब नॉर्मल रेट एप्लीकेबल हो गया तो फिर इस 5 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी नहीं देगा, बिकॉज नाउ इज पेइंग नॉर्मल रेट। तो नॉर्मल रेट है तो भाई ये तो एग्जेम्प्टेड है, तो अब केवल 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करना है। 20 लाख रुपए के ऊपर टैक्स पे करेगा, किस रेट से, नॉर्मल रेट 12%, ठीक है। और इस 5 लाख रुपए के ऊपर एग्जेम्प्टेड है, ठीक है। यहां पर देखो मजेदार, 100 लाख का टैक्स केवल 1 लाख रुपए आया, मगर यहां पर 20 लाख का टैक्स ही 2,40,000। तो यही है स्कीम का बेनिफिट। और कुछ सिचुएशन में नुकसान कह सकते हैं कि यहां पर नुकसान, बट पहले तो टैक्स ऑलरेडी बचा चुका है ना। अच्छा, पॉइंट क्लियर है। ये क्या कंडीशन थी, दैट benefit of lower tax rate shall lapse with effect from the day on which his aggregate turnover during the financial year exceed 1 crore or 75 lakh, as the case may be। एग्जाम्पल दे दिया, करके जाएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सबसेक्शन 4, a taxable person under composition scheme shall not collect tax from recipient of supplies made by him, shall not be entitled to any credit। भाई साहब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो लैप्स हो गया। आपका जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बेटा वो लैप्स हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो गुड्स परचेज करे थे या सप्लाई परचेज की थी, उस पर जितना आपने जीएसटी पे किया था, जितना जीएसटी पे किया है, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। तो दैट इज इंपॉर्टेंट वन, दैट डीलर कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम इज नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है। और दूसरा, वो टैक्स भी कलेक्ट नहीं कर सकता, जितना भी टैक्स है उसको अपनी पॉकेट से ही पे करना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू होता है। सिर्फ ये देखकर कि प्रैक्टिकल लाइफ की मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। एग्जाम में तो हम कहेंगे कंपोजिशन की बेनिफिशियल, बट प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपकी कोई शॉप है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काम करते हुए पढ़ाई करते हैं, तो बेटा अगर आपकी शॉप है या पापा की, ठीक है, शॉप है, कोई रन कर रही है, और अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो बेटा पहले एक बार पूरा का पूरा चेक कर लीजिएगा। श्योरली डॉक्यूमेंटेशन बेनिफिट है, बहुत सारे फायदे हैं, मगर इनमें 2 नुकसान भी हैं। पहला नुकसान ये है कि जो आपने इनपुट टैक्स पे किया था, आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। इन शॉर्ट,
जब नहीं ले सकते तो ये आपके कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यू कैन नॉट टेक क्रेडिट, तो आप उसको कॉस्ट में प्लस कर देंगे। और दूसरा क्या होगा, जब आप सामान को बेचेंगे उस पर आप टैक्स क्लाइंट अपने कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, जो भी टैक्स होगा वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने के बाद ही आपको इसका ध्यान करना है, ये ध्यान रखेगा। कुछ बेनिफिट होगा मगर बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आप एंड कंज्यूमर को गुड सेल करते हैं या सप्लाई रेस्टोरेंट रन कर रहे हैं तो ये स्कीम बेनिफिशियल होती है। बट अगर आप एंड यूजर को नहीं कर रहे, मान लीजिए आप रिटेलर नहीं है, आप होलसेलर हैं, तो भाई साहब अगर आप होलसेलर हैं और आप रिटेलर को गुड सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और रिटेलर अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहता है तो वो आपसे कभी भी डील नहीं करेगा इफ यू आर फॉलोइंग अंडर कंपोजिशन स्कीम। थिंग इज, इसमें वैट में भी होता था दैट डीलर कवर्ड अंडर कंपोजिशन स्कीम कैन नॉट ट्रांसफर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो अगर आप एंड यूजर को, मतलब आप रिटेलर हैं, कंज्यूमर को सामान बेचते हो तो फिर ये ले लेना। अगर आप होलसेल हो, अगर आप होलसेल डीलर हो और रिटेलर्स को सामान बेचते हो तो फिर आप कंपोजिशन स्कीम नहीं ले पाएंगे क्योंकि इससे आपके बिजनेस में नुकसान हो सकता है, ठीक है जी। तो चलो ये एक पॉइंट हमारे पास रहा। नेक्स्ट सेक्शन 10 सबसेक्शन 5, ये लास्ट सेक्शन है। इफ प्रॉपर ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव दैट टैक्सेबल पर्सन हैज पेड टैक्स अंडर कंपोजिशन स्कीम बट नॉट एलिजिबल, such person shall liable to pay tax payable under other provision of tax plus penalty। तो इसको सेक्शन 73 एंड सेक्शन 74 में जो पेनल्टी है, जो टैक्स का अमाउंट है बेटा, वो डिटरमाइन इसका किया जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, थियोरेटिकली कर लीजिएगा। तो अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कंपोजिशन स्कीम में फॉलो नहीं करता था, उसने कंपोजिशन स्कीम को ले लिया और बाद में डिपार्टमेंट को पता लग गया, तो भाई सब डिपार्टमेंट आपसे नॉर्मल टैक्स चार्ज करेगा, ठीक है, और उसके ऊपर फिर आपसे इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह सब चार्ज किया जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट रूल्स, ठीक है, अदर इंपॉर्टेंट रूल फटाफट मैं गो थ्रू कर लेता हूं, लर्न आपको करने हैं क्योंकि यहां कुछ टेक्निकल पार्ट नहीं है। एनी रजिस्टर्ड पर्सन हु ऑप्ट्स फॉर कंपोजिशन स्कीम शैल इलेक्ट्रॉनिकली फाइल एन इंटीमेशन इन फॉर्म GST CMP2 ड्यूली साइंड एंड वेरीफाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ऑन कॉमन पोर्टल prior to commencement of the financial year for which option to pay tax under aforesaid section is exercised, and shall furnish the statement in form GST ITC 03 reversal of ITC on stock in hand within a period of 60 days from the commencement of the relevant financial year। तो अगर आप कंपोजिशन स्कीम लेना चाहते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल को शुरू होने वाला है उससे पहले आपको अपने GST लॉगिन करना होगा और उसमें आपको कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई करना होगा इनफॉर्म नंबर GST CMP2, ये एग्जाम के लिए याद करके चले जाना, ठीक है, कन्वर्ट के लिए। दूसरा, हो सकता है पहले आप नॉर्मल स्कीम हो क्या सकता है आप एक नॉर्मल स्कीम को फॉलो कर रहे थे और जब नॉर्मल स्कीम में फॉलो कर रहे थे तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया होगा, बट हो सकता है कि जब आप कंपोजिशन स्कीम में जाने वाले हैं तो आपके हाथ में क्लोजिंग स्टॉक है, तो अगर उस क्लोजिंग स्टॉक पर आप ऑलरेडी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुके हैं और अब आप उसको बाद में सेल करेंगे जब आप कंपोजिशन स्कीम में चले जाएंगे, तो हमने तो पढ़ा है अगर आप कंपोजिशन स्कीम में फॉलो करते हैं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो आपके पास जितना भी स्टॉक इन हैंड है उस पर जितना आप ITC क्लेम कर चुके हैं उसको रिवर्स करना होगा। रिवर्स मतलब जो आपने ITC क्लेम कर लिया वो वापस गवर्नमेंट को जमा कराना होगा, ठीक है। उसके लिए 60 डेज का टाइम दिया गया है और फॉर्म है GST ITC 03। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करके जाइएगा बेटा। Rule 4.1 The option to pay tax under section 10 shall be effective from the beginning of the financial year। 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हो जाएगा। He may not file a fresh intimation every year and he may continue to pay tax under the said section। मान लीजिए आपने फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए कंपोजिशन स्कीम ली, आपने कंपोजिशन टैक्स पे किया, अगर आप नेक्स्ट ईयर भी फॉलो करना चाहते हैं एंड ऑल द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड तो आपको नई इंटीमेशन जमा कराने की जरूरत नहीं है, आप कंपोजिशन स्कीम में ही कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। आप चाहे तो नॉर्मल टैक्स भी पे कर सकते हैं मगर आपको इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल टैक्स पे करेंगे तो फिर नॉर्मल रूल एप्लीकेबल हो जाएंगे। द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 shall remain valid so long as he satisfy all the condition mentioned in that section and under these rules। तो जब तक आप कंडीशंस पूरी कर रहे हैं आप फॉलो करेंगे। अब मान लीजिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि अगर आपने कंपोजिशन स्कीम ले ली तो आप इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते, बट अगर आपको बीच में लगा कि नहीं यार मुझे एक बहुत बढ़िया ऑर्डर मिला है, मैं दिल्ली का डीलर हूं
बट मैं कंपोजिशन स्कीम में हूं और मुझे एक ऑर्डर मिला है जिस पर प्रॉफिट होने वाला है। सप्लाई कहां पर करनी है? आपको मुंबई करनी है। तो अगर आप मुंबई में सप्लाई करना चाहते हैं तो उस डेट तक का जो टर्नओवर है वो कंपोजिशन स्कीम में रहेगा। उस डेट के बाद जो भी टर्नओवर है वो आपका नॉर्मल स्कीम में आ जाएगा। ठीक है, फिर आपको कंपोजिशन स्कीम को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो द ऑप्शन एक्सरसाइज बाय रजिस्टर्ड पर्सन टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 10 शैल रिमेन वैलिड सो लॉन्ग एज यू सेटिस्फाई ऑल द कंडीशन। तो एक कंडीशन क्या आती है? इंटरस्टेट सप्लाई नहीं कर सकते। तो अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई करते हो तो इमीडिएटली कंपोजिशन स्कीम से आप बाहर हो जाएंगे। ठीक है जी। तो बेटा ये हमारे पास सारे सेक्शंस थे, रूल थे, जो हमारे मई एंड जून 2019 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। अगर नवंबर दिसंबर एग्जाम के लिए कुछ अमेंडमेंट अलग से आती हैं, जो मैंने आपसे कहा कि ऑलरेडी वी हैव फ्यू अमेंडमेंट्स जो अभी तक नोटिफाई नहीं हुई है, अगर वो आपके एग्जाम